और आज के वीडियो में हम निर्देशांक ज्यामिति को अच्छे से समझेंगे और ये जो प्रश्नावली 3.1 है इसको हम पूरा कवर करेंगे एक ही वीडियो में। यानी इसका पहले हम बेसिक समझेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति क्या है ताकि हम इन प्रश्नों को अच्छे से कर पाएं। तो हम अध्याय 3 की अब शुरुआत करते हैं। देखो, निर्देशांक ज्यामिति के अंदर 4 चीजें हैं। कौन कौन सी? देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये 4 चीजें हैं। सबसे पहला कार्तीय तल, निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु क्या होता है और चतुर्थांश क्या होता है। अगर आपको ये 4 चीजें अच्छे से पता हैं तो आप ये प्रश्नावली अच्छे से कर लोगे और आपको बहुत आसान भी लगेगी। तो एक एक करके हम अच्छे से समझ लेते हैं। और निर्देशांक ज्यामिति में ये 4 चीजें ही बस मेन होती हैं। ज्यादा कोई कठिन बात नहीं है, ये प्रश्नावली बहुत आसान है, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि कार्तीय तल क्या होता है। तो अगर हम बात करें कार्तीय तल की, तो ये निर्देशांक ज्यामिति का एक बेसिक पार्ट है। जैसे कि कार्तीय तल बनता कैसे है सब कुछ बता दूंगा मैं अभी आपको। निर्देशांक ज्यामिति के जो जनक है वो रेनी दकार्ते हैं, बस ये चीज ध्यान रखना, रेनी दकार्ते, ठीक है। वो बुक में भी लिखा है तो आप एक बार देख लेना। सबसे पहले कार्तीय तल क्या है, देखो इसमें होता क्या है कि स्केल रख के एक आड़ी लाइन हम खींचते हैं, ये आड़ी लाइन, और इसी लाइन के ऊपर एक हम खड़ी लाइन खींचते हैं, ठीक है। वैसे खड़ी लाइन खींचने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आड़ी लाइन है, ये रेखा, इसको हम दोनों तरफ ये तीर का चिन्ह दिखा सकते हैं। इसका मतलब होता है कि इसे कितना भी हम आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। अब इस वाली अक्ष को हम एक्स अक्ष कहते हैं, तो हम यहाँ पे एक्स लिख लेते हैं। इस अक्ष को एक्स अक्ष कहा जाता है। जो आड़ी लाइन होती है या जो क्षैतिज लाइन होती है इसे हम एक्स अक्ष कहते हैं। और इसके लंबवत जो अक्ष होगी, यानी कि जो खड़ी लाइन होगी 90 डिग्री पे, मैं बना देता हूं सबसे पहले। ये देखो, ये जो अपनी खड़ी लाइन है ना, ये देख लो, ये जो खड़ी लाइन है इसमें भी हम तीर के चिन्ह बना देते हैं और ये बाई अक्ष कहलाती है। कौन सी अक्ष कहलाती है? बाई अक्ष। और ये जो इसके अंदर एक्स बाई जो पूरा एक ग्राफ कहलाता है, ये जो दोनों मिलके बना है ये एक्स बाई ग्राफ कहलाता है। इसमें होता क्या है कि बीचों बीच यहाँ पे ओरिजिन होता है या मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु को हम ओ से दर्शा देते हैं, तो ये मूल बिंदु कहलाता है। जहां एक्स अक्ष और बाई अक्ष आपस में टकराते हैं वो मूल बिंदु कहलाता है। और यहाँ पे बराबर बराबर जितना गैप यहाँ से यहाँ है उतना ही गैप यहाँ से यहाँ होगा, और उतना ही गैप यहाँ से यहाँ रखते हुए हम समान अंतर रखते हुए चारों तरफ धीरे धीरे इस तरीके से डॉट बना लेते हैं। ये देखो, ये डॉट बना लिया। और ऊपर भी हम इसी तरीके से समान अंतर रखते हुए डॉट बना लेते हैं। हालांकि ग्राफ कॉपी में ये पहले से बना रहता है, मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी अभी आप देख लीजिए, ये हमने डॉट बना लिए। तो ये जो डॉट होते हैं ये बिल्कुल समान समान हो गए। अब यहाँ पे हम नंबर लिखते हैं। जैसे ये एक्स अक्ष में इस तरफ हम, मतलब राइट तरफ हम लिखेंगे पॉजिटिव यानी धन वाले अंक। जैसे 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, ये धन वाले अंक लिखते हैं। और इस तरफ ऋण वाले यानी माइनस वाले। जैसे -1 यहाँ 0 से शुरू होगा तो -1 यहाँ आएगा, फिर -2 यहाँ आएगा, -3 यहाँ आएगा, -4 और फिर -5। इसी तरीके से बाई में जो ऊपर की तरफ होता है वो धन के अंक लिखते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और जो नीचे इस तरफ हम माइनस में लिखते हैं, जैसे -1, -2, -3 और -4। ये कहलाता है एक्स वाई ग्राफ। इसमें हम किसी भी बिंदु की स्थिति दर्शा सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले जरूरत है जानने की कि कार्तीय तल क्या है। तो जिस तल में ये एक्स वाई ग्राफ बना हुआ है उसी को कार्तीय तल कहते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि एक्स वाई तल किस तल में बना है, तो आप कहोगे कि इस वाले इतने एरिया में ये बना है। ये देखो, ये पूरा एरिया अगर हम कवर कर दें तो ये एक्स वाई तल इस तल में बना है। तो ये जो ब्लैक कलर से मैं छायांकित कर रहा हूं, ये देख लो, ये पूरा तल, ये पूरा तल कार्तीय तल कहलाता है। तो कार्तीय तल की अगर कोई परिभाषा पूछ ले तो आप लिखोगे, वह समतल जिस पर एक्स अक्ष, वाई अक्ष और मूल बिंदु स्थित होते हैं। जिस पर सबसे पहले एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा मूल बिंदु स्थित होते हैं। मूल बिंदु भी इसी कार्तीय तल में होता है, ध्यान रखना। तो मूल बिंदु
वह समतल, ध्यान रखना, वह समतल जिस पर एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा मूल बिंदु स्थित होते हैं। बोलो समझ में आ गया अच्छे से? तो इसे हम क्या कहते हैं? कार्तीय तल कहते हैं। अब ये कहलाता है मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 और कॉमा 0, यानी कि ये वाला पद भी 0 और ये वाला पद भी 0, ये निर्देशांक कहलाते हैं। अब निर्देशांक क्या होते हैं उसको भी समझ लो। उसके पहले मैं आपको कार्तीय तल दिखा दूं, जो ग्राफ कॉपी में बना रहता है वो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। ये देख लो, ये है एक्स अक्ष और ये आपको दिख रही होगी 18 तक वाई अक्ष, ये खड़ी लाइन दिख रही होगी। थोड़ा सा और हम जूम इन कर लेते हैं, अब दिख रहा होगा। ये पूरा जितने में ये पूरा ग्राफ बना है, जितने में ये देखो ये चौकोर खाने दिख रहे हैं ना, ये पूरे, ये कार्तीय तल कहलाता है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक और ये पूरा कार्तीय तल है। देखो नीचे तक ये पूरा क्या है? कार्तीय तल है। दिख रहा है? अच्छे से दिख रहा है ना? ये है कार्तीय तल। अब इस कार्तीय तल में ये कहलाता है मूल बिंदु। अब जैसे हमें इस बिंदु के निर्देशांक, हम कार्तीय तल में कई सारे बिंदु हो सकते हैं। देखो यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ 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 यहाँ, जहाँ पे ये क्रॉस हो रही हैं लाइनें वो सब बिंदु हैं अपने आप में। जैसे ये एक बिंदु है, जैसे ये एक बिंदु है, जहाँ पे लाइन क्रॉस हो रही हैं वो सब क्या है? एक बिंदु है। हालांकि बीच में भी बिंदु हो सकते हैं, बीच में भी क्या हो सकते हैं? बिंदु हो सकते हैं, बस दशमलव में आएगा, लेकिन इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे कार्तीय तल में कहीं भी कोई भी बिंदु हम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये वाला बिंदु लिया और हमने आपसे पूछा कि बताओ इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, या हमने आपसे पूछा कि इस बिंदु की स्थिति क्या है, इस बिंदु की क्या स्थिति है, या इस बिंदु के क्या निर्देशांक है। तो आप इस बिंदु को एक्स अक्ष से मिलाओगे तो ये देखो ये लाइन से आ जाएगा, और इसी बिंदु को आप वाई अक्ष से भी मिला देना। क्या करना है? इस बिंदु को एक्स अक्ष से मिलाना है और इसी बिंदु को वाई अक्ष से मिलाना है। अब यहाँ पे कोष्टक बना लो, बना लिया। अब क्या करना है कि पहले देखना है कि इस बिंदु को जब एक्स अक्ष से मिलाया तो किस नंबर से टच हुआ? 8 से। देखो 8 दिख रहा है, तो पहले एक्स अक्ष वाला नंबर लिखो, यानी एक्स अक्ष का निर्देशांक लिखो, ये 8 हो गया। फिर इस बिंदु को जब हमने वाई अक्ष से मिलाया था तो कितना था? 7 था ना। तो अब वाई अक्ष पे देखो 7 नंबर से ये मिल रहा है, ये वाला बिंदु अगर इसको ऐसे मिला दे, मिल रहा है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे लिख देना 7। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए? 8 और 7। तो ये निर्देशांक कहलाते हैं। जैसे अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये वाले बिंदु के निर्देशांक बताओ, तो क्या करोगे? इस बिंदु को सबसे पहले एक्स अक्ष से मिलाओगे। तो जैसे आप स्केल रखोगे तो आप इसी लाइन में आओगे, ये वाली लाइन से ऐसे ऐसे करके यहाँ से यहाँ आ जाओगे। तो यहाँ पे कौन सा नंबर मिल रहा है? ये 6 लिखा है ना, ये 1 2 3 लिखा है ना, तो ये 6 आ गया यहाँ पे। तो पहले यहाँ पे कोष्टक बना लोगे सबसे पहले। तो पहला नंबर आपको क्या मिल रहा है? जैसे इस बिंदु को आप एक्स अक्ष से मिलाते हो तो आपको 6 मिला, तो यहाँ पे क्या लिख दो? 6 लिख दो। क्लियर हुई बात? अब इसी बिंदु को यहाँ वाई अक्ष से मिला के देखो, ये देख लो ये 11 से मिल रहा है, तो यहाँ 11 लिख दो। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या है? 6 और 11। तो इसी तरीके से आप इस कार्तीय तल पे कोई भी बिंदु ले लो, आप उस पे निर्देशांक निकाल सकते हो। बस ध्यान रखना कि जो मूल बिंदु है इसके निर्देशांक होते हैं 0 0। तो मूल बिंदु जो होता है उसके निर्देशांक होते हैं 0,0। अब एक बात और सुनना ध्यान से कि जो भी हम निर्देशांक लिखते हैं उसमें जो पहला अक्षर होता है, पहला अंक जो होता है, इसे हम भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। और जो दूसरा अक्षर होता है या दूसरा अंक जो होता है उसे हम कोटि कहते हैं। जो दूसरा अंक होता है उसे हम कोटि कहते हैं। यानी और ये टोटल मिला के क्या कहलाता है? ये टोटल मिला के कहलाता है निर्देशांक। आप समझ रहे हो इस बात को? टोटल मिला के क्या कहलाता है? निर्देशांक कहलाता है। और पहला अंक भुज कहलाता है और दूसरा अंक कोटि कहलाता है। ये बात आपकी क्लियर हुई? तो ये निर्देशांक, जैसे मूल बिंदु में भुज भी 0 होता है और कोटि भी क्या होती है? 0 होती है। ये मूल बिंदु का केस है। ये किसका केस है? मूल बिंदु का ये केस है, जिसमें भुज और कोटि दोनों ही क्या होती है? 0 0 होती है। ये बात आपकी क्लियर हुई? अब अगर हम बात करें तो ये कार्तीय तल में ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष में एक तो ये हमें एक हिस्सा दिख रहा है, और इसी तरीके से ये वाला और ये वाला अक्ष में एक ये खंड दिख रहा है। यानी कि पूरे कार्तीय तल में 4 खंड होते हैं। पहला खंड ये, दूसरा खंड ये है, तीसरा खंड ये है। देखो इन दोनों के बीच का एरिया ये वाला,
ये तीसरा खंड है और चौथा खंड ये है। तो पूरे कार्तीय तल में कितने खंड हो गए? 4। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इन खंडों को चतुर्थांश कहते हैं। तो ये कहलाता है प्रथम चतुर्थांश, ये कहलाता है प्रथम चतुर्थांश। ये द्वितीय चतुर्थांश होता है और ये निश्चित है कि दूसरे नंबर का यही होगा, द्वितीय। और ये कहलाता है तृतीय चतुर्थांश और ये कहलाता है चतुर्थ चतुर्थांश। क्लियर हुआ? अभी तक सब कुछ बातें क्लियर हुई? तो इस तरीके से हम इन्हें चतुर्थांश कहते हैं। तो आपको क्या क्या समझ में आ गया? आपको कार्तीय तल अच्छे से पता है, वह समतल जिस पर x और y अक्ष तथा मूल बिंदु स्थित होते हैं। वह समतल जिस पर x अक्ष, y अक्ष और मूल बिंदु स्थित होते हैं। निर्देशांक क्या होते हैं? मैंने बताया किसी भी बिंदु की स्थिति दिखाते हैं। तो निर्देशांक की परिभाषा क्या होगी? किसी भी बिंदु की स्थिति प्रदर्शित करने के लिए निर्देशांक का प्रयोग होता है। और इसमें जो पहला अंक होता है वो भुज कहलाता है और दूसरा अंक क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है। उसके बाद मूल बिंदु कहाँ होता है? मूल बिंदु क्या होता है? जहां पे x अक्ष और y अक्ष आपस में प्रतिच्छेद करते हैं, उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। और इसके निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। चतुर्थांश क्या होता है? आप देखोगे कि कार्तीय तल को यदि 4 भागों में विभाजित किया जाए तो प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है। बस ये हो गया। कार्तीय तल को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? चतुर्थांश कहलाता है। ये वही बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि चतुर्थांश के चिन्हों को हम कैसे पहचानेंगे। जैसे कोई बिंदु यहाँ पे है तो हम कहेंगे ये प्रथम चतुर्थांश में है, और कोई बिंदु यहाँ पे है तो हम कहेंगे ये द्वितीय चतुर्थांश में है। कोई बिंदु यहाँ पे है तो हम कहेंगे ये तृतीय चतुर्थांश में है, और कोई बिंदु यहाँ पे है तो हम उसे कहेंगे कि ये चतुर्थ चतुर्थांश में है। ये बात समझ आ गई? अब जैसे मैंने आपसे कहा कि इस बिंदु को हम A नाम दे देते हैं, इस बिंदु को हम B नाम दे देते हैं, इस बिंदु को हम C नाम दे देते हैं और इस बिंदु को हम D नाम दे देते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि चलो बताओ बिंदु A के क्या निर्देशांक होंगे? तो कोष्टक बना लोगे सबसे पहले तो, और आप A को x अक्ष से मिलाओगे तो ये जो लाइन आ रही है ना, ये वाली, इसको देखो जो A से कनेक्ट है, ये देखो ये सीधी लाइन आ रही है, किस नंबर से टच हो रही है? 5 से। तो आप लिखोगे कि इसका भुज तो 5 है, यानी x अक्ष वाला अंक तो 5 है। पहले x अक्ष वाला ही लिखना, कभी y वाला पहले मत लिख देना। और यहाँ पे आप A को यहाँ से मिलाओगे तो ये 9 है, यानी दूसरा अंक क्या मिल रहा है? 9 मिल रहा है। तो बिंदु A के निर्देशांक है 5 और 9, यानी हम देख रहे हैं कि बिंदु A में भुज 5 है और कोटि कितनी है? 9 है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि चलो ये बताओ कि बिंदु B के कितने निर्देशांक आएंगे? तो आप बिंदु B को सबसे पहले x अक्ष से मिलाओगे तो यहाँ मिलाओगे तो माइनस का 10 मिलेगा, ये माइनस है होता है ना इस तरफ। तो बिंदु B के निर्देशांक में यहाँ -10 आएगा, कॉमा, और बिंदु B को अगर x अक्ष से मिलाओगे, सॉरी y अक्ष से मिलाओगे तो 9 आएगा। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 9 लिखेंगे। ये आ गया बिंदु B के निर्देशांक। अब हम C बिंदु के निर्देशांक देख लेते हैं। तो हमेशा पहले x अक्ष से ही मिलाओ। तो बिंदु C को x अक्ष से मिलाओगे तो ये देखो ये मिला दिया, तो पहले कितना मिला? -9, बिल्कुल सही। और अगर C को हम y अक्ष से मिला देंगे तो ये -4 मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा -4, यानी -9 और -4 जो है बिंदु C के निर्देशांक है, यानी भुज है -9 और कोटि है -4। अब हम बिंदु D के निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो बिंदु D के निर्देशांक निकालने के लिए सबसे पहले बिंदु D को किस अक्ष से मिलाओगे? वेरी गुड, x अक्ष से मिलाओगे। तो मिला दो, तो कौन मिला? 10 मिला। तो सबसे पहले तो आप 10 लिख लो। फिर बिंदु D को y अक्ष से मिलाओगे तो कौन मिला? -5 मिला। तो अब -5 लिख लो। अब क्या कर लो? ये देख लो कि ये प्रथम चतुर्थांश में है, ये द्वितीय में है, और ये तृतीय में है, और ये चतुर्थ में है। तो हमेशा याद रखना कि प्रथम चतुर्थांश में क्या होगा? जो भी निर्देशांक आएंगे उन दोनों का चिन्ह पॉजिटिव होगा। किसी भी बिंदु पे लेके देख लो आप, दोनों का चिन्ह पॉजिटिव होगा, क्योंकि x भी धन का है और y भी धन का है। तो धन के तो धन के ही बनेंगे। तो प्रथम चतुर्थांश में भुज भी धनात्मक होगा और कोटि भी धनात्मक होगी। ये बात क्लियर है। अगर हम बात करें द्वितीय चतुर्थांश की, तो द्वितीय चतुर्थांश में आप देखो हमारा भुज कैसा आ रहा है? नेगेटिव, और कोटि कैसी आ रही है? पॉजिटिव। बिल्कुल आएगी, क्योंकि भुज हमेशा x अक्ष, और यहाँ द्वितीय चतुर्थांश में जब आते हो तो आपको भुज मिलता है ऋणात्मक वाला, यानी नेगेटिव, और y मिलता है धनात्मक वाला। तो आप हमेशा याद रखना कि द्वितीय चतुर्थांश में अगर कोई बिंदु होगा तो उसमें क्या होगा?
उसका भुज हमेशा ऋण में ही आएगा, जबकि कोटि उसकी धन में आएगी हमेशा। ये चिन्ह द्वितीय चतुर्थांश का है। अब हम बात करेंगे तृतीय चतुर्थांश में। तो तृतीय चतुर्थांश में हम देख रहे हैं कि उसका भुज कैसा है, नेगेटिव है, और कोटि भी कैसी है, नेगेटिव, क्योंकि एक्स अक्ष भी ऋण वाला है, क्योंकि इसमें तो ये मिलेगा और ये मिलेगा इस तरफ, क्योंकि ये दोनों तरफ से इसी ने बंद कर रखा है इस चतुर्थांश को। तो आप देखोगे कि एक्स भी ऋण का है और वाई भी दोनों ऋण के हैं, तो दोनों ही चिन्ह कैसे आएंगे, तृतीय में माइनस की। तो तृतीय चतुर्थांश एक ऐसा चतुर्थांश में जिसमें भुज और कोटि दोनों नेगेटिव होती है। अब यदि हम बात करें चतुर्थ चतुर्थांश की, तो चतुर्थ चतुर्थांश में एक्स तो देखो हमें धन का मिल गया, लेकिन वाई अभी भी कैसा है, ऋण का है। तो हम चौथे चतुर्थांश में अगर जाएंगे तो हमें भुज मिलेगा धन का, लेकिन वाई मिलेगा ऋण का, यानी कोटि मिलेगी ऋण की। तो ये चतुर्थांश के चिन्ह होते हैं। अब आप कहोगे कि सर चिन्ह याद रखने हैं क्या? बिल्कुल याद नहीं रखने हैं। आपको ये एक्स वाई अक्ष पता होनी चाहिए, मूल बिंदु पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि इस तरफ धन के अंक होते हैं और इस तरफ ऋण के अंक होते हैं। ऊपर धन के होते हैं वाई अक्ष में और नीचे वाई अक्ष में ऋण के होते हैं। तो आप किसी भी बिंदु पे जाके पता कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि बताओ 4 और -2 किस चतुर्थांश में होंगे, तो आप कुछ नहीं करोगे, आप सीधा दे देख लोगे कि यहाँ पे एक्स धन का है, तो एक्स धन का कहाँ होता है, दिमाग लगाओगे, यहाँ होता है। तो या तो बिंदु उस तरफ हो सकता है या इस तरफ। तुमने देखा कि वाई भी ऋण का है, तो ऊपर तो हो नहीं सकता क्योंकि ऊपर वाई पॉजिटिव है, तो नीचे आ जाओगे, तो चतुर्थ चतुर्थांश आपका होगा। देख के ही बता दोगे इस बिंदु को। जैसे मैंने आपसे कहा कि -3 और +2, तो अब देखना ध्यान से, ये दो बिंदु दिए गए हैं आपको, -3 और +2। तो एक्स का ये पहला बिंदु किसका माना जाता है, एक्स का माना जाता है, और ये जो दूसरा बिंदु है ये वाई का माना जाता है। तो तुम देख रहे हो कि एक्स में -3 है, यानी कि एक्स वाला माइनस कहाँ होता है, इस तरफ। तो या तो ये हो सकता है यानी द्वितीय, या फिर या तो हो सकता है तृतीय। तो आपने दिमाग लगाया कि एक्स नेगेटिव लेकिन वाई तो पॉजिटिव है, तो वाई अगर तृतीय होता तो वाई भी नेगेटिव होता, क्योंकि वाई ऋण का होता है नीचे। तो ये वाई लेकिन कैसा है, धन का है। तो ऊपर जाओगे देखोगे वाई धन का है और ये एक्स ऋण का, तो इसमें पहुंच गए ना, इसमें ही कहीं होगा, कहीं भी पॉइंट पे। तो इसका मतलब है कि ये जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में। तो बस इस पे प्रैक्टिस कर लेना। जैसे 2 और 5 कहाँ होंगे, -3 और -2 कहाँ होगा, ये कर लेना प्रैक्टिस इसको देख के, ठीक है, और कमेंट में बताना। ये हो गया पूरा निर्देशांक ज्यामिति का बेसिक। अब कुछ नहीं बचा है, इतना ही था। अब मैं आपको जो है क्वेश्चन करा देता हूं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको अच्छे से पता होगा कि जो निर्देशांक ज्यामिति होती है उसका यूज हम किस लिए कर रहे हैं, किसी भी बिंदु की स्थिति बताने के लिए। जैसे ये कार्तीय तल है, अब इस कार्तीय तल में कोई भी बिंदु रखा है, जैसे मान लीजिए कि ये रखा है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इस बिंदु की स्थिति बता दो। तो इस बिंदु की स्थिति बताने के लिए हम निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करेंगे। कैसे कि इस बिंदु को हम एक्स अक्ष से मिला देंगे और वाई अक्ष से मिला देंगे, और जो भी आएगा निर्देशांक वो उसका स्थिति हो जाएगा। तो जैसे इस बिंदु की स्थिति पता करना है तो हमने एक्स अक्ष से मिला दिया और वाई अक्ष से। तो हमने देखा कि एक्स अक्ष में 3 मिल रहा है और वाई अक्ष में 4 मिल रहा है, तो इस बिंदु की स्थिति हो गई 3 और 4। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर एक्स वाई अक्ष ना बना हो और हमें क्या करना हो, किसी बिंदु की स्थिति बताना हो, उसको भी थोड़ा देख लो, फिर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि आप कमरे में बैठे हो, ये पूरा एक कमरा है, ऐसे समझो कि ये आपका एक कमरा का फर्श है, नीचे जहां टाइल्स लगे होते हैं ना, फर्श है ये कमरे का। अब इस कमरे के फर्श पे आपको इस पॉइंट पे आपकी कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है, तो इस वस्तु की स्थिति आपको बताना है। तो कमरा है, कमरे में एक वस्तु रखी हुई है, बस इसकी स्थिति बताना है। कैसे बताओगे आप क्या कर लोगे, किन्हीं भी दो कॉर्नर को लगातार के दो जो कॉर्नर से लगे हुए दो भुजाएं हैं या दो बिमाएं हैं उस कमरे की, यानी लंबाई चौड़ाई को आप एक्स और वाई मान लोगे। आप चाहो तो इधर भी मान सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूं कि इस कमरे में जो उसकी चौड़ाई है या लंबाई जो भी है उसको हम एक्स अक्ष मान लेते हैं, और ये जो ऊंचाई है या चौड़ाई लंबाई जो कुछ भी आप समझो, मतलब कॉर्नर, एक कॉर्नर लेते हैं हम कभी भी, उसमें हम एक्स वाई मानते हैं। तो ये एक्स हो गया और ये अक्ष वाई हो गया। तो एक्स वाई में ये प्रथम चतुर्थांश मान के चलेंगे, क्योंकि बाकी का हिस्सा हम बना सकते हैं नीचे ऊपर, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि कमरा है ये, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस बिंदु को एक्स अक्ष से मिला देंगे और इस बिंदु को वाई अक्ष से मिला देंगे। जो भी निर्देशांक आएंगे हम यहाँ पे बराबर बराबर दूरी नाप के रखेंगे, और जो भी निर्देशांक आएंगे उस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। जैसे ये लैंप से समझो, जैसे एक टेबल पे ये लैंप रखा हुआ है। अब ये लैंप की हमें क्या बताना है, स्थिति बताना है कि कहाँ पे रखा हुआ है। तो क्या करोगे आप,
सिंपल सा क्या करोगे कि टेबल में ये देखो लंबाई और चौड़ाई है टेबल में, बिल्कुल है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को मूल बिंदु मान लेंगे, जहां पे कॉर्नर है उस पॉइंट को हम मूल बिंदु मान लेंगे। और इस वाली जो टेबल की ये जो लंबाई है और ये क्या है, टेबल की चौड़ाई है, तो हम टेबल की लंबाई को एक्स अक्ष मान लेंगे और स्केल रखते रखते हुए यहाँ पे हम सीधी एक लाइन खींच देंगे कि ये हो गया हमारा एक्स अक्ष। ये देख लो, ये हमने मान लिया कि ये हमारा एक्स अक्ष है। ये देख लो एक्स अक्ष, ये मान लिया हमने कि ये एक्स अक्ष है। और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे कि ये जो है, ये जो चौड़ाई है इसको हम वाई अक्ष मान लेंगे। ठीक है, तो ये कागज पे तिरछी दिख रही है लेकिन टेबल में ये एक दूसरे के लंबवत होती है, आपको भी पता होगा। तो ये जो है इसे हम वाई अक्ष मान लेते हैं। ठीक है, ये वाई अक्ष हमने मान लिया। और ये क्या है अपना मूल बिंदु 0। अब यहां से हम बराबर बराबर स्केल रख के क्या कर लेंगे, या तो सेंटीमीटर में नाप सकते हैं या मीटर में मान सकते हैं। तो ये हमने क्या कर दिया, इस तरीके से नंबरिंग कर दी, बराबर बराबर हिस्से काट लिए। यहाँ पे भी हमने बराबर बराबर हिस्से काट लिए, जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे नंबर दिया, जैसे ये एक, मान लो 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर है मान लो, ये सॉरी 1 मीटर की टेबल तो नहीं होती, मान लो सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर ये हो गया। तो 1 2 के यूनिट में हमने मान लिया, तो 1 2 3 4 और यहाँ 5 मान लिया। यहाँ पे भी हमने क्या किया, 1 2 और 3 मान लिया। अब जरा गौर से समझो, अच्छे से समझो कि ये जो लैंप है ये इस पॉइंट पे रखा है ना, तो इस पॉइंट में हमने क्या किया कि यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया कि इस पॉइंट पे रखा है, जिस पे लैंप रखा है हमने बीचों बीच एक पॉइंट मान लिया। अब इस लैंप को हम एक्स अक्ष से मिला देते हैं, ये देखो हमने मिला दिया, तो ये 3 से मिला। और हम वाई अक्ष से भी मिला देते हैं, ये देख लो, तो ये 1 से मिला। तो इस लैंप की स्थिति क्या हो गई, पहले हम एक्स अक्ष वाला लिखते हैं, जो कि मैं आपको पहले समझा चुका हूं कि ये 3 एक्स अक्ष वाला हम पहले लिखेंगे। और वाई अक्ष वाला, ये जो हमने इस लैंप को वाई अक्ष से भी मिलाया है, तो 1 से मिला है, तो 1। तो इस लैंप की स्थिति हो गई 3 और 1। कहीं पे भी लैंप रखा हो उस हिसाब से उसकी स्थिति बदल जाएगी। जैसे यहाँ पे फिलहाल 3 और 1 है। इन्होंने पूछा था कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार दिखाओगे, तो आप बता देना इस प्रकार। अब इसमें थोड़ा सा एग्जाम में लिख के भी आना है कि आप क्या करोगे, बुलेट पॉइंट में बता दोगे या नंबर 1 नंबर 2 डाल के भी बता दोगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः एक्स और वाई अक्ष मान लेंगे। यानी लंबाई को हमने एक्स अक्ष मान लिया और चौड़ाई को वाई। तो यही लिखेंगे कि सर्वप्रथम क्या करोगे, जल्दी बताओ। सर्वप्रथम जो टेबल है अपनी, ठीक है, टेबल की जो लंबाई है उसको एक्स अक्ष मान लोगे। तो सर्वप्रथम टेबल की लंबाई को एक्स अक्ष और चौड़ाई को वाई अक्ष मान लेंगे। आप चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो कई बच्चे सोचेंगे सर लंबाई को ही एक्स अक्ष मानना है क्या, नहीं ऐसा नहीं है। आप चौड़ाई को एक्स अक्ष मान लो और लंबाई को वाई अक्ष मान लो, तो भी आपकी स्थिति वही रहेगी। ठीक है, अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, स्थिति बदल जाएगी, मतलब ये नंबर चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें टेंशन नहीं लेना है, बट स्थिति बता, आपने एक तरीके से स्थिति ही बताई है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या करोगे आप, लंबाई और चौड़ाई पर यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर जो है हम क्या करेंगे, समान अंतर देकर संख्या लिखेंगे। तो हमने लिखा कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर समान अंतर देते हुए नंबरिंग करेंगे। समान अंतर देते हुए क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। ये दूसरा स्टेप रहेगा। तीसरा स्टेप क्या है अपना,
जिस बिंदु पर लैंप रखा है, जिस बिंदु पर क्या रखा है, लैंप रखा है, उसे एक्स अक्ष और वाई अक्ष से मिला देंगे, उसे एक्स अक्ष और वाई अक्ष से मिला देंगे, और जैसे ही हम मिला देंगे तो लिखेंगे इस प्रकार लैंप के निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे, प्राप्त होंगे, जो कि टेबल पर, जो कि लैंप की स्थिति प्रदर्शित करेंगे, लैंप की स्थिति प्रदर्शित करेंगे। क्लियर हो गया? बताओ, प्रदर्शित करेंगे, ये आपको लिख देना है और ये बना देना है एग्जाम में, ठीक है। तो टेबल बनाना सीख लेना, उसके ऊपर लैंप रख दोगे, लैंप नहीं बनता है तो ऐसे ही बिंदु लिख दोगे और कोष्टक में लिख दोगे लैंप, ठीक है। तो ये आप पहला क्वेश्चन अच्छे आराम से कर सकते हो। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम हुई? कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो। और अगर नोट्स लेना चाहते हो तो मैं नोट्स अभी रेडी कर रहा हूँ, जल्दी ही आपको मिलेंगे। तो उसके लिए भी मेरा नंबर दिया गया है चैनल के होम पेज पे, तो आप देख सकते हो। चलो दूसरा क्वेश्चन और कर लें जल्दी से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि एक सड़क योजना पर आधारित क्वेश्चन दिया गया है कि एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। तो इतना हमने पढ़ लिया तो थोड़ा सा हमें समझ में आ गया कि एक नगर है, उसमें दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। तो हम इस यहाँ पे थोड़ा सा चित्र बना लेते हैं फिर आपको, ताकि समझ में आता चले साथ साथ में, आपको ये घबराहट ना हो कि इसमें इतना बड़ा क्वेश्चन है। वैसे बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले दो मुख्य सड़कें बना देते हैं। तो एक तो हमने ये बना दी, मुख्य सड़कें हैं तो थोड़ा सा डबल पेन चला देना ताकि थोड़ा सा हाईलाइटेड हो या दिखे, थोड़ा सा गाढ़ा पेन चला देना। ये हो गई अपनी एक सड़क जो कि है पूरब से पश्चिम की तरफ, और एक दूसरी सड़क है जो उत्तर से दक्षिण की तरफ भी है। तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण एक दूसरे के लंबवत होते हैं, यानी कि ये दोनों सड़कें एक दूसरे के कैसी है, लंबवत है। तो हमने एक इधर से भी बना दी सड़क, ये मुख्य सड़कें हैं, ठीक है। मुख्य मतलब मेन रोड है ये। तो ये हमने इस तरीके से डार्क भी कर दी थोड़ी सी। अब इसको हमने, ये जो सड़क है, इन दोनों सड़कों के जो प्रतिच्छेद बिंदु हैं, यानी यहाँ पे एक मुख्य नगर है, यहाँ पे क्या है, एक शहर बसा हुआ है। ये सड़कें जा रही हैं, एक ये और एक ये, वो बीच में क्या है, एक शहर बसा हुआ है। तो ये हमने बता दिया। तो ये तो एक्स वाई ग्राफ जैसा ही बन गया। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या लिखा है क्वेश्चन में, देख लो जरा, कि जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण में। तो पहली लाइन हमने देखी कि उत्तर दक्षिण में की दिशा में और पूरब पश्चिम, यानी परस्पर लंबवत सड़कें हैं, क्योंकि उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम एक दूसरे के लंबवत होते हैं। आगे लिखा है कि नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर और 200 मीटर की दूरी पर है। यानी जितनी ये दो सड़कें हैं, बाकी की सड़कें इन्हीं के समांतर हैं और 200 मीटर की दूरी पर हैं। और ये देख लेना है कि कितनी सड़कें हैं टोटल, ये भी दिया हो गया। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें, देखो ये लिखा है, यानी कि दो मुख्य सड़कों के समांतर 5 सड़कें हैं। तो देखो अब इसको मैं बना देता हूं कि क्या बोला गया है। जैसे ये एक सड़क है, या ये एक सड़क मान लो, पहले ये एक सड़क है, तो इसके साथ में समांतर क्रम में 5 सड़कें हैं 200 मीटर की दूरी पर। तो 5 सड़कें और बनाना है, समांतर हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, एक यहाँ पे बना लेते हैं 200 मीटर की दूरी, मान लो ये और ये, इनका बीच का जो गैप है वो 200 मीटर है। तो एक सड़क ये हो गई,
एक और बना लो, चलो तो एक और बना लेते हैं। 2 हो गई, टोटल 5 बनानी है। कितनी हमने अभी तक बनाई है? 2 हो गई। एक इस तरफ और बना लेते हैं, तो एक सड़क और हमने बना दी, ये देख लो। तो 3 सड़कें तो ये हो गई। 5 बनानी है तो 3 ये हैं, 2 इस तरफ बना लो, क्योंकि यहां भी तो समांतर कहलाएंगी। तो यहां पे भी हमने इस तरफ रखा स्केल थोड़ा, ये देख लो। और एक इस तरफ और यहां पे। तो कितनी हो गई? 2 और 3 5, और ये मुख्य सड़क है। तो आप लिख भी सकते हो कि रोड नंबर ये 1 है, ये रोड नंबर 2 है, ये रोड नंबर 3 है, ये तो मुख्य सड़क है, ये रोड नंबर 4 हो गया अपना, और ये रोड नंबर 5 हो गया। कैसे भी दे सकते हो, इधर से भी दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आगे बढ़े। तो अब इसके भी समांतर 5 सड़कें बनानी होंगी और इनके बीच की 200 मीटर दूरी। तो अभी हमने जैसा किया है, अब इसके साथ भी वैसा करेंगे। तो हम चित्र को थोड़ा घुमा लेते हैं, ये देखिए, ये घुमा लिया। आप 5 सड़कें बना लेते हैं, तो 3 इस तरफ 2 उस तरफ बना लेते हैं। तो ये देख लो, एक समान अंतर देना है बिल्कुल, इसलिए ग्राफ पेपर है, आप देख सकते हो। ये देख लो, ये दूसरी, और यहाँ पे ये हो जाएगी अपनी तीसरी। ये 3 हो गई। ठीक है, इसको थोड़ा बढ़ा दो क्योंकि ये यहाँ कम पड़ रही है, ये बढ़ा दी हमने। इसको भी बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। ये सड़क तो अनंत आगे बढ़ रही है, बट हमें जितनी ज़रूरत है हम उतना बनाए। 3 इस तरफ बना दी, 5 बनानी है, तो 1 इस तरफ 2 इस तरफ बन जाएंगी। ठीक है, तो एक ये और एक ये हो गई 5। अब इसको सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं रोड 1, रोड 2, रोड 3। लिख लेता हूँ, रोड नंबर 1, रोड नंबर 2, रोड नंबर 3, फिर यहाँ रोड नंबर 4, और यहाँ रोड नंबर 5 हो गया। तो ये 5 सड़कें ऐसे में और 5 सड़कें ऐसे में, यही क्वेश्चन पूछा गया। अब ये प्रत्येक की सड़क के बीच की दूरी 200 मीटर है। ऐसे में देख लो चाहे ऐसे में, 200 मीटर है। आगे देखो सवाल में क्या कहा है। आपके मॉडल में, यानी मॉडल बन चुका है ये, एक दूसरे को काटते हुए अनेक क्रॉस स्ट्रीट्स दिख रही होंगी। बिल्कुल, ये हमारा मॉडल है। तो इसमें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने वाले कई सारे चौराहे मिल रहे हैं, जैसे एक ये और एक ये, इधर भी मिल रहा है, इधर भी मिल रहा है। हर जगह देखो तो आप क्रॉस बन रहा है। देखो इधर देखो तो ये बन रहा है क्रॉस, इधर देखोगे तो ये बन रहा है, देखो ये और ये, इधर देखोगे तो ये बन रहा है क्रॉस, इधर देखोगे तो ये भी बन रहा है क्रॉस, यानी क्रॉस ढेर सारे बन रहे हैं। तो इन्होंने कहा है कि आपके मॉडल में ढेर सारी क्रॉस स्ट्रीट या चौराहे हो सकते हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया गया है कि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। और ये क्रॉसिंग स्ट्रीट, तब हम इसे स्ट्रीट 2-5 कहेंगे। इसी परंपरा से ज्ञात कीजिए कि क्रॉस स्ट्रीट कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को हम 4-3 माना जा सकता है। तो देखो इसको अपन कैसे पहचानेंगे। देखो ये इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे 2-5 है, तो जो 2 है वो क्या है, जैसे लिखा है ना कि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा, यानी कि ये जो पहला अंक रहेगा ये उत्तर दक्षिण दिशा वाली सड़क को प्रदर्शित करेगा, उत्तर दक्षिण वाली। और आगे लिखा है कि 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम, यानी जो बाद वाला अंक है ये पूर्व पश्चिम वाली जो है सड़क को दिखाएगा। इतना इन्होंने हिंट दिया है और एक उदाहरण से समझाया है। तो अब हम ये भी समझ गए कि जो हमारा 4 है ये उत्तर दक्षिण के लिए है और 3 हमारा पूर्व पश्चिम है। तो 4 उत्तर दक्षिण दिशा वाली, उत्तर दक्षिण मतलब समझते हो आप, उत्तर दक्षिण मतलब ये वाली। तो ये वाली रोड 4 कहाँ है, ये है 4। और 3 क्या है, पूर्व पश्चिम वाली। तो 3 पूर्व पश्चिम वाली कहाँ है, ये है। और 4 ये है। तो अगर मैं इसको और जूम इन करूं, नहीं हो रहा है अब शायद, हाँ, तो मैं देख पा रहा हूं कि 4 और 3 कहाँ पे मिल रहे हैं, ये देखो ये मिल रहे हैं। तो 4 और 3 का एक पॉइंट हमारा ये रहेगा, 4 और 3, ये दिख रहा है। तो हमारा पहला आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे पूछा गया है कि 4-3 कहाँ माना जा सकता है। तो कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को माना जा सकता है। तो देखो एक को ही माना जा सकता है 4-3, क्योंकि निर्देशांक एक बिंदु का एक ही होता है फिक्स। यही निर्देशांक पूरे कार्तीय तल में और कहीं नहीं हो सकता।
आप जैसे इस बिंदु पे जाओगे तो ये क्या है, ये देखो उत्तर दक्षिण का 3 और पूरब पश्चिम का 1, 1 नहीं है ये, पता नहीं, ऊपर देखना पड़ेगा, तो ऊपर देखेंगे तो 3 है, तो 3 और 3 का मिल जाएगा ये। तो इन दोनों को देख के ही हम बता सकते हैं कि कौन सा रहेगा। तो अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 और 4। तो 3 किसके लिए है, उत्तर दक्षिण के लिए, यानी पहला अंक उत्तर दक्षिण। उत्तर दक्षिण कौन सा है बताओ, ऊपर नीचे। देखो हमेशा याद रखना कि जो ऊपर नीचे वाला तीर होता है ये उत्तर दक्षिण कहलाता है, ये उत्तर होता है और ये क्या होता है, दक्षिण। और ये जो दिखता है आड़ा तीर, ये वाला, ये पूरब और पश्चिम दिखाता है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है। तो बताओ 3 उत्तर दक्षिण वाली सड़क, यानी खड़ी सड़क में 3 कहाँ है, ये है खड़ी में 3, ये वाली सड़क है 3, लेकिन 4 कहाँ मिलेगा, पूरब पश्चिम में। तो पूरब पश्चिम में 4 ये है और ये 3 है, तो यहां मिल जाएगा, पहले 3 फिर 4, ये हो गया अपना 3 और 4। तो ये बना देना पेपर में और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कितना आसान है बताओ, 2 सवाल हैं, दोनों सवाल बहुत ही आसान थे। थोड़ा सा मैंने बेसिक भी आपको बताया ताकि आप अच्छे से समझ पाएं, सीख पाएं, और आई होप इतना आपके लिए काफ़ी रहेगा। अब आप अच्छे से एक बार कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।